हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग सेकेंड लेसन शुरू करेंगे, गॉसेस थ्योरम। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एरिया वेक्टर रहेगा और सॉलिड एंगल रहेगा और साथ में गॉस थ्योरम रहेगी। ये तीन टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को हम फर्स्ट लेसन पूरी कंप्लीट थ्योरी करा चुके हैं। ये हम लोग का सेकंड लेसन है। इसके बाद एक और लेसन आप लोग पढ़ाएंगे पोटेंशियल, और फिर तीनों का मर्ज करके इकट्ठे ही न्यूमेरिकल आपको बता देंगे एनसीईआरटी से। तो बेटा आज का हम लोग का टॉपिक है एरिया वेक्टर। पहला जो है क्षेत्रफल सदिश है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल सदिश की कि भाई क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, क्षेत्रफल सदिश की, तो याद रखिएगा अभी तक आप लोगों को ये पता होगा कि क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है। जैसे ये हमारे पास एक पृष्ठ है, हम कहे ठीक है भाई, अब इससे परपेंडिकुलर एक ऐसा सदिश खींच दें जिसका परिमाण जो है इस एरिया के बराबर हो, परिमाण इस एरिया के बराबर हो और ये पृष्ठ से 90 डिग्री के एंगल पे खींचा गया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। और इसी के अनुसार से एकांक सदिश लगा रखा है यन है, तो आप लिख सकते हैं कि भाई एरिया वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू होगा ए इंटू यन कैप, या एकांक सदिश लिखना है ए कैप इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ कितना, ये लिख सकते हैं। है आपको हम कहें किसी पृष्ठ से खींचा गया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के अवलंबोत खींचा गया, अवलंबोत बाहर की ओर खींचा गया एक ऐसा सदिश है जो पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो तथा जिसका परिमाण क्षेत्रफल के बराबर हो, दिए गए पृष्ठ के बराबर हो, दिए गए पृष्ठ के क्षेत्रफल की क्या हो, बराबर हो। उसी सदिश को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल क्या सदिश। ऐसा किसी पृष्ठ के अवलंबोत खींचा गया एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो, उसी पृष्ठ को हम लोग कहते हैं, उसी सदिश को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, या उसी को हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर का सूत्र होगा ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन कैप, और यही से हम लोग एक फार्मूला लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा, देखो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इसके बीच, और अवलंबोत बाहर की ओर होगा। अवलंबोत किसकी ओर होगा, बाहर की ओर। ठीक, अब आप कहेंगे सर अवलंबोत नीचे की ओर भी हो सकता है, वो पोजीशन मतलब स्थिति पर निर्भर करते हैं हम लोग किस स्थिति में खींच रहे हैं। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के अवलंबोत खींचा गया एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण दिए गए पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है तथा जिसकी दिशा पृष्ठ के अवलंबोत बाहर की ओर होती है। पृष्ठ के अवलंबोत क्या होती है, बाहर की ओर होती है। तो अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश समझ में आता है आप लोगों को। ठीक, चलिए बेटा अब हम लोग समझते हैं सॉलिड एंगल किसे। देखिए अगर हम बात करें एंगल की अगर हम लोग बात करें कोण की, तो कोण बताया था दो प्रकार का होता है। एंगल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लेन एंगल, समतल कोण या तल कोण कहते हैं आप इसको, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल जिसे हम लोग कहते हैं घन कोण। ये हो गया आपका तल कोण, और ये क्या हो गया आपका घन कोण। तल कोण और क्या आ गया बेटा आपका घन कोण, ये दो कोण हो गए। पहला तो हो गया तल कोण और दूसरा हो गया आपका घन कोण, तल कोण और घन कोण। किसी दो रेखा के बीच जो झुकाव होता है, किन्हीं दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगल, उसी को हम लोग कहते हैं कोण। अब ये अगर कोण 2D फिगर में है तो उसे हम लोग तल कोण, अगर 3D फिगर में होगा तो उसे हम लोग कहते हैं घन कोण। अब तल कोण में आप लोग पढ़े होंगे कि भाई थीटा बराबर होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये होता है आर्क बटे रेडियस हो जाएगा।
इसका मात्रक भी आप लोग पढ़ेंगे रेडियन होता है। लेकिन घन कोण में क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास एक गोलाकार पृष्ठ है और हमने से एक छोटा सा गोलाकार पृष्ठ इसमें से ऐसे काट दिया है और इसका क्षेत्रफल आपका क्या है डीए, इसका क्षेत्रफल डीए है, तो ये इस गोले के केंद्र पर कोई ना कोई क्या बनाएगा भाई, कोण बनाएगा। इस गोले के केंद्र पर कोई ना कोई क्या बनाएगा, कोण। और इस कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, डी ओमेगा। और ये हो गया रेडियस आर, ये रेडियस क्या हो गया बेटा, आर हो गया हम लोग का। तो ये घन कोण हो गया डी ओमेगा। रेडियस इधर भी आर है, रेडियस इधर भी क्या है, आर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी गोले पर काटे गए सूक्ष्म खंड के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। उसके केंद्र पर क्या, आंतरिक कोण को हम लोग कहते क्या है, घन कोण कहते हैं। किसी सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। आप कहेंगे जी सर, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं डी ओमेगा से। अब घन कोण का अगर सूत्र लिखें तो लिख सकते हैं कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। और इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। इसका मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन। यस आ रहा है, स्टेरेडियन होता है। आपने बिल्कुल सही, स्टेरेडियन हो जाएगा। अब चलिए इसी के आगे एक और बात समझते हैं। तो अगर घन कोण की डिफिनेशन कोई पूछे तो आप कह सकते हैं किसी सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। किसी सूक्ष्म गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक कोण को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, घन कोण कहते हैं। अब चलिए घन कोण से संबंधित एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, कैसे क्या है घन कोण कहते हैं। यह है, देखिए अगर घन कोण की बात करें तो ये जैसे हमारे पास एक गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा भाग गोलाकार भाग काटा। अब ये इसके केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाएगा और ये क्षेत्रफल है डीए, तो इसका जो कोण है वो है डी ओमेगा। अब डी ओमेगा जो होगा वो होगा डी ए बटे कितना, आर स्क्वायर। ये भी आर है, ये भी क्या है, आर है। डी अपान कितना, आर स्क्वायर। इसका मात्रक बता दें स्टेरेडियन। ठीक, स्टेरेडियन तो होगा ही। अब याद रखना है कि यदि क्या हो जाए, डीए का मान आर स्क्वायर, इधर क्षेत्रफल हमने काटा हुआ है उसका मान त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए बटे आर। और डी ए का मान देखो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल। डी ओमेगा बराबर आ गया 1 स्टेरेडियन। डी ओमेगा बराबर तुम्हारा आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा भैया? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही आएगा भैया, जो आप दिए हैं वही है, हमको यही आएगा। तो हम यहां से एक स्टेरेडियन की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी ऐसे गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उसके द्वारा गोले के पृष्ठ में, गोले के केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। गोले के केंद्र पर आंतरिक किया गया कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। किसी ऐसे गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, उसके द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक किए गए कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। उसके द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरिक किए गए कोण को 1 स्टेरेडियन कहते हैं। और याद रखिएगा ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशनल वो भी क्या होता है, लेस होता है, बीमाहीन होता है। इसका कोई बीमा नहीं होती, इसकी कोई बीमा नहीं होती। तो ये बेटा हो गया हम लोग का घन कोण। अच्छा इसमें एक और स्टेटमेंट है, चलिए इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्या सदिश दोनों एक ही दिशा में ना हो तो उसका व्यापक सूत्र क्या होता है हम लोगों का? कब? जब क्षेत्रफल सदिश और त्रिज्या सदिश दोनों जो है एक ही दिशा में ना हो तो हम लोग उसका व्यापक सूत्र कैसे क्या लिखते हैं, इसको चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए
मान लीजिए हमारे पास कोई पृष्ठ है और ये पृष्ठ इस तरीके से आपने काट लिया, और ये गोले के केंद्र पर, ये गोले के केंद्र पर ये एकांक सदिश हो गया ये है, और इसका क्षेत्रफल सदिश निकालते इधर की ओर लगभग आ जाता है, ये हो जाता है डी ए वेक्टर। और ये गोले के केंद्र पर, ये गोले के केंद्र पर आप देखेंगे डी ओमेगा को कोण बना है, डी ओमेगा कोण बना, ठीक है। एक और लाइन खींच रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसका इसके अभिलंबवत खींचते तो ये अभिलंबवत वाला पृष्ठ ऐसे बनता, हम कहें ठीक है। यहाँ पर बना कोण थीटा, तो यहाँ भी आप देखेंगे ये ए अगर है तो ये हो जाएगा हम लोग का ए cos थीटा, यहाँ पे डी ए लगा दिए तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए क्या cos थीटा, हम कभी ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और ये बीच का जो कोण है वो भी क्या है आपका थीटा है। तब हम कहेंगे जो घन कोण होगा वो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा बेटा डी ए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर, डी ए cos थीटा अपान में कितना आर स्क्वायर। आप कहेंगे सर n कैप क्या है, तो हम कहेंगे n कैप इस वाले पृष्ठ पर अभिलंब है, जो पीछे वाला पृष्ठ बना है डी ए cos थीटा उस पर परपेंडिकुलर है, हम कभी ये ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे में लिख सकते हैं कि डी ओमेगा बराबर क्या डी ए, साथ लिख सकते हैं डी ए डॉट में आ जाएगा n इनटू में आ जाएगा cos थीटा बटे में r स्क्वायर, सीधे सीधे कर देंगे डी ए वेक्टर डॉट में n कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और बटे में क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, वो भी आ जाएगा स्टेप आ जाएगा, हम कब ये ठीक है। तो इस तरीके से घन कोण हमारा हो जाएगा डी ए cos थीटा अपान में आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई? आप कहें हाँ सर ये बात हमको तो समझ में आ गई भैया। तो हम कहें डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए cos थीटा अपान में कितना आर स्क्वायर। अब हमारे पास ये घन कोण का व्यापक सूत्र जो है आ चुका है। अच्छा, इससे पहले एक और लेक्चर आपको समझना है, एक और टॉपिक आपको समझना है इस गॉस थ्योरम से पहले, और वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक क्या फ्लक्स, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, वैद्युत फ्लक्स की व्हाट इज वैद्युत फ्लक्स भाई, वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? अगर कोई पूछ ले कि वैद्युत फ्लक्स क्या है तो आप क्या बताओगे? आप कहेंगे कि भाई पहले बात सीधी सी बताओ कि अगर कहीं पर ई वेक्टर है, हम कहेंगे भैया ठीक है, तो क्या वहां पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी? हम कहें होंगी, क्या नहीं भाई? अगर कहीं पे ई वेक्टर है तो 100% है वहां पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं ही तो बताती है कि वैद्युत क्षेत्र है। और आपको बता दे कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिस पर स्वतंत्र व एकांक पृथक्कृत धन आवेश चलता है, धन परीक्षण आवेश चलता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बताए थे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। किसी भी बिंदु पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन को व्यक्त करती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। हम कभी ठीक है। अगर हम क्या करें, इसी में कोई एक पृष्ठ ले लें, कोई बंद पृष्ठ, ऐसे ले लें भैया बंद पृष्ठ, हम कहें ठीक है, उसमें एक पृष्ठ ले लें और वो पृष्ठ आपका चारों तरफ से बंद है। आप देखेंगे इस बार फील्ड लाइन जो बल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, आप देखेंगे वो एक सिरे से अंदर से ऐसे इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है। अगर हम यहाँ पे कोई छोटा सा पृष्ठ ले लें, इस छोटा सा पृष्ठ ले लें और ये कहें कि ये डी ए, ये डी ए है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है और क्षेत्रफल सदिश अगर खींचते तो ये डी ए वेक्टर है, पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल और दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो हम कहते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है, सॉरी जो वैद्युत फ्लक्स है वो जगह डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट में क्या आ जाएगा डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट में क्या आ जाएगा डी ए वेक्टर। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो ई वेक्टर इक्वल टू होगा डी फाई इक्वल टू होगा ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। आप कहेंगे बिल्कुल सर यही होगा। अगर हम इसी में डेफिनेशन लिखते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फोर्स लाइन, हम लोग कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाओं की, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की
संख्या की क्या माप, वैद्युत बलरेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बलरेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है इधर उधर आपका, हम कह बैठे। या यहां से डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और याद रखिएगा ये डॉट मल्टीप्लाई है अदिश गुणनफल, अदिश गुणा है तो बनेगा भी क्या अदिश। इसका मतलब हो गया कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि था, अदिश राशि। वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि आपकी, अदिश राशि है, ये वाली अदिश राशि है, हम कहेंगे ठीक है। अगर हम लोग देखें ध्यान से, सूत्र बन रहा है होगा इधर वाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और सूत्र तो होगा ही, और ये होता है सूत्र ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपका होता है, क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा। आप कहेंगे जी सर यही होगा, और यही होता आया है हमेशा की तरह। तो हम लोगों ने ये सूत्र पढ़ा था 11 में, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आ जाएगा डी फाई ई बराबर, और ये आ जाएगा आपका ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिए अगर हम डी फाई ई का मात्रक निकालें, डी फाई ई का मात्रक, तो डी फाई ई का जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसकी बीमा निकालें, बीमा, तो न्यूटन की बीमा तो आप जानते होंगे एम एल टी माइनस 2, मीटर की बीमा L2, और कूलम की बीमा क्या आ जाएगी 80। आप सरल कर लेंगे इसको तो सीधे सीधे आ जाएगा ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, ml3 t माइनस 3 a माइनस 1, ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। ये हम लोगों का हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक का क्या बीमा। अब देखिए दो इसमें स्पेशल कंडीशन समझ लीजिए, क्योंकि दो शब्द प्रयोग करता है कैलकुलेटर न्यूमेरिकल लगाते हुए, एक होता है समांतर और एक होता है कि लंबवत स्थित है, लंबवत स्थित है। हम कहे चलो देखो भैया, जैसे मान लो हमारे पास कोई पृष्ठ है ऐसे, और कह रहा है कि ये जो पृष्ठ है वो क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। लिख सकते हैं ई वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ये सरफेस के, सरफेस के पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत स्थित है। अब आप देखेंगे पृष्ठ के लंबवत स्थित होने का मतलब हो गया कि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे होगा, वैद्युत क्षेत्र हमको ये ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अगर हम इस बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश खींचते तो ये भी क्षेत्रफल सदिश, बताओ इसी दिशा में आता है नहीं आता, डी ए वेक्टर, और यही दिशा है ई वेक्टर की, हम कहते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का मान क्या है 0। अब यहां से लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर, डी फाई ई बराबर आपका जाता ई डी ए वो भी क्या आता cos थीटा, थीटा का मान 0 रखते, तो यहाँ पे आता है बेटा डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 का मान 1, तो डी फाई ई बराबर क्या आता है ई डी ए, इतना आपका मैक्सिमम आ जाएगा, तो हम कभी ठीक। अब इसी में दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम कहते कि ई वेक्टर के पैरेलल है कौन सा सरफेस, पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है, इस बार जो पृष्ठ है ना वो वैद्युत क्षेत्र के क्या है समांतर है। हम कह रहे हैं कि ये पृष्ठ है इस तरीके का, और वैद्युत क्षेत्र भैया इस तरीके से है, इस तरीके से, और ये समांतर स्थित है। हम कह ये तो हो गया ई वेक्टर, लेकिन अगर हम लोग क्षेत्रफल सदिश ऐसे खींचते तो देखो ऐसे जाता क्षेत्र से 90 डिग्री कोण, तो ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए क्षेत्रफल सदिश हो गया डी ए वेक्टर। ये पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल है, और इसमें भी देखो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो थीटा का मान क्या आ गया 90 डिग्री, और थीटा का मान आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ कहेंगे डी फाई ई, और ये बताया था आपको ई डी ए cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा ई डी ए cos थीटा cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान 0, इसका मतलब हो गया कि जब पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल स्थित रहेगा तो कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो फ्लक्स का मान हो जाएगा 0, और जब वैद्युत क्षेत्र जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर होगा तो उससे गुजरने वाली फील्ड लाइन जो है वो अधिकतम होगी, उससे गुजरने वाली फील्ड लाइन क्या होंगी अधिकतम होगी।
बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है? हाँ जी बिल्कुल आई होगी। तो बेटा अब हम चलिए समझते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय क्या है, इसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। इस तरीके से हेडिंग आप लोग लगाएंगे गाउस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये जो गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय जो है वो वैलिड है केवल और केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए, बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है। क्लोज सरफेस के लिए, बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य है गॉस थ्योरम। और इसका ये कहना है कि जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई E बराबर इंटीग्रेशन विद क्लोज सरफेस ऑफ E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर इक्वल टू हमारे पास, अच्छा यहाँ A लिख लेंगे, फिर dA वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। फाई E बराबर इंटीग्रेशन विद क्लोज सरफेस ऑफ E वेक्टर डॉट में dA वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। और यही गॉस की क्या है, ये गॉस की क्या है, प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बताइए मित्रों, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें।